तो लिफ्ट में आपके नंबर देखे होंगे 0, 1, -1, -2। जब आप लिफ्ट से नीचे जाते हो तो -1, -2 लिखा आता है। यानी आपका जो ये 0 है ये आएंगे -10, -20, -30। तो यहाँ पर भी आप इंटीजर्स का यूज करते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहाँ पे आपको हर तरह का कंसेप्ट सिखाया जाएगा पूरे कोर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जैसे कि बच्चों, नंबर सिस्टम में नंबर्स आपने वर्ड कई बार सुना होगा, छोटी क्लास से ही वर्ड सुनते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर, सर होल नंबर, सर प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। तो फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं इस टॉपिक के ऊपर, नंबर्स के टाइप के ऊपर बहुत कंफ्यूजन भी रहती है। और हमारा जो 10th क्लास में पहला ही चैप्टर आता है रियल नंबर्स, उसमें भी नंबर्स के बारे में ही बात होती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अलग अलग टाइप के जो नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, या उन नंबर को हम कैसे पहचानेंगे ये कौन से नंबर्स हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो टॉपिक है आज के हमारे, वो नंबर रहेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम ये पता करेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर बात करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरैशनल नंबर क्या हैं, रियल नंबर क्या हैं, इवन नंबर्स क्या हैं और ओड नंबर्स क्या हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। और बीच में एक नंबर और आएंगे, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इतने तरह के नंबर्स हैं, सर कैसे पता करें कौन सा नंबर कौन सा है। तो यही क्लैरिटी के साथ आज हम आपको ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नेचुरल नंबर की। जैसे कि नाम बता रहा है नेचुरल नंबर, ये नंबर्स हमें नेचर से मिले हैं। नेचर से सर कैसे मिले? पहले क्या करते थे, जब चीजों को काउंट किया जाता था तो काउंटिंग शुरू करने के लिए क्या करते थे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी काउंटिंग जो शुरू करते थे वो कहां से शुरू करते थे, 1 से शुरू करते थे। तो नेचुरल नंबर भी वही कहा गया कि जिन नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज करते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर। जैसे आपका स्टार्ट होता है 1 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज अ नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 1 के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर। क्लासेस के अंदर बच्चे काउंट करते हैं, तो बच्चे काउंट कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 1 से स्टार्ट करते हैं। ये वाले नंबर्स कौन से कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर। और जनरली इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है मेरे पास होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या है? जब तक जीरो के बारे में कोई डिजिट डिफाइन नहीं हुई थी तब तक नेचुरल नंबर ही एग्जिस्टेंस में थे। पर जब बाद में जीरो की एंट्री हो गई तो हमने क्या किया, इन नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दिया। तो अगर मैं नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दूं तो ये सारे नंबर मिलकर क्या बन जाएंगे, हमारे होल नंबर्स। तो इसका मतलब होल नंबर कहां से स्टार्ट हो जाएंगे, जीरो से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, ये सब मिलकर क्या बनने वाले हैं, होल नंबर्स। ठीक है जी। तो जीरो के ऐड अगर कर दें, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें तो ये नंबर सारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर। और जनरली होल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल W वर्ड से। नेक्स्ट मेरे पास बच्चों नंबर आते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमारे 6th क्लास के अंदर एंटर हो जाते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर अभी तक आपने पढ़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, अगर इनका ही आप नेगेटिव नंबर भी ले लो, यानी 1, 2, 3 का नेगेटिव नंबर क्या बनेगा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, और इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दें, मींस सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। सभी नेगेटिव, सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो को इंक्लूड कर दें तो हम क्या कहेंगे, इन सबको इंटीजर्स कहने वाले हैं।
जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, जनरली इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। तो आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर 0 आ गया, और सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे आपके पास, इंटीजर्स कहलाएंगे। जैसे हमें सबसे बड़ा इंटीजर नहीं पता, ऐसे सबसे छोटा इंटीजर भी हमें नहीं पता है। ठीक है बच्चों, अब ये भी बात आती है सर इंटीजर सर माइनस हमें कहाँ देखने में मिलता है, तो मैंने उसके लिए भी कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोगों ने कई बार लिफ्ट में ट्रैवल किया होगा, लिफ्ट के अंदर आप जाते हैं कई जगह पे, तो लिफ्ट में आप कई नंबर देखे होंगे 0, 1, -1, -2। जब आप लिफ्ट से नीचे जाते हो तो -1, -2 लिखा आता है, यानी आपका जो ये 0 है ये तो आपका है ग्राउंड फ्लोर। अगर आप ऊपर जाते हो तो +1, +2, +3, और ऐसे जब आप नीचे जाओगे ग्राउंड फ्लोर से तो जाएगा -1, -2, -3। तो यहाँ पे इंटीजर का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा अगर कभी भी सी लेवल की हाइट पता करनी हो, सी लेवल की हाइट पता करनी हो, तो सी लेवल पे अगर सी के लेवल की बात करें तो उसको क्या कंसिडर करेंगे, 0। अगर ऊपर जाएंगे तो सी लेवल से हाइट कितनी है, 10, 20, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। और अगर सी लेवल से नीचे जाएंगे -10, -20, -30, तो यहाँ पर भी आप इंटीजर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर आपका क्या होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। उससे ऊपर जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, आजकल 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अगर आप मौसम आपका बहुत ठंडा होता है तो -1, -2, -3, -10, कई जगह ऐसी है जहाँ पे -10 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है, तो वहां पर भी हम इंटीजर्स का यूज करते हैं। तो इंटीजर्स का मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर और इंक्लूडिंग 0 मिलकर क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन क्या चीज है, इसको हम लोग एक पिक्चर से समझाता हूं। फ्रैक्शन का क्या मतलब है, आप सभी ने पिज्जा तो खाया ही है, पिज्जा तो खाते हैं सारे, हाँ ठीक है सर पिज्जा तो खाते हैं। अब अगर पिज्जा को सपोज करते हैं मेरे पास एक पिज्जा है, इस पिज्जा को मैंने एक 2, 3, 4, 5, 6, मैंने एक पिज्जा को 6 पीसेस में कट कर लिया। तो मैं एक पीस को क्या कहने वाला हूं, तो एक पीस को मैं क्या कहूंगा, इन 6 पीस में से सिर्फ एक पीस, ये 6 पीस में से सिर्फ एक पीस को मैं क्या बोलने वाला हूं कि ये जो है एक पीस इस पूरे पिज्जा का कितना पार्ट है, 1/6 पार्ट है। एक पीस क्या कहेगा, 1/6 कहेगा। अच्छा अगर मैं 2 पीस ले लूं तो 6 में से 2 पीस हो गए तो लिख दूंगा 2/6। अगर 3 पीस कंसिडर करते हैं तो क्या लिखेंगे, 3/6। मतलब फ्रैक्शन क्या चीज है, किसी भी होल नंबर को अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो हर पार्ट को मैं किस नंबर से रिप्रेजेंट करूंगा, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने यह बताया, अगर मैंने पिज्जा के 6 पीस कर दिए, उस 6 पीस में से एक पीस को मैं क्या बोलने वाला हूं, कितने पार्ट में डिवाइड किया, 6 में, तो मैं नीचे लिख लूंगा। उस 6 पार्ट में से एक पार्ट तो वो मैं लिख दूंगा ऊपर, तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/6। 6 पीस का एक पार्ट, 6 पीस का 2 पार्ट, 6 पीस के 3 पार्ट, 6 पीस के 4 पीस, 6 के 5 और 6 के पूरे 6, यानी 6 मिलकर एक पिज्जा बना रहे हैं। तो जो ये अपॉन के नंबर मैंने लिखे हैं 1/6, 2/6, 3/6, 5/6, 4/6, इन सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। जितने भी ये अपॉन वाले नंबर हैं जिसमें अपॉन करके लिखा जाता है, ऊपर नीचे दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अगर मैं बताऊं कि ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाले लाइन के ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। मतलब आपका जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे दोनों आपका पॉजिटिव होगा, बस नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला 0 हो सकता है बट नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो आपने किसी पार्ट में डिवाइड किया ही नहीं ना उसको, तो डिवाइड बाय 0 नहीं होना चाहिए, फिर वो फ्रैक्शन नहीं है।
फ्रैक्शन की यही कंडीशन है, नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अपॉन वाले नंबर को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। इसके बाद मेरे पास आता है रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर बड़ा फेमस एक नंबर है, हम 10th क्लास में भी पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो रैशनल नंबर क्या होते हैं इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं। एनी नंबर which can be represented in the form of p by q. Any number which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0, यानी आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए और ऊपर नीचे वाले नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। अभी मैंने फ्रैक्शन में बताया कि ऊपर नीचे वाले नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव ही हो सकते हैं, बट यहां वाले केस में मैं बोल रहा हूं कि जो p और q है ये दोनों ही क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। मींस दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, तो उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो दोबारा एक बार डिफाइन कर रहा हूं, एनी नंबर which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime integers। अब ये इंटीजर का मतलब तो समझ में आ गया भाई, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है। अब ये को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर का मतलब है ऐसे दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ जिनके अंदर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। 1 मतलब एक नहीं, एक मतलब नंबर 1 जो हो वो कॉमन फैक्टर हो। एग्जांपल समझाता हूं। जैसे सपोज करते हैं एक नंबर है मेरे पास, नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, मैंने एक नंबर ले लिया 8 और एक नंबर मैंने ले लिया 9। अब ये दोनों ही नंबर 1 के अलावा किसी के टेबल पे तो नहीं जाते, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर है दोनों का वो क्या है? 1 है। 1 की टेबल के अलावा ये किसी की टेबल पर भी डिवाइड नहीं हो रहे कॉमनली, या फैक्टर से समझ लेते हैं। फैक्टर से क्या? इस 8 के फैक्टर क्या क्या है? 8 किस किस के टेबल पे जाएगा? 1 के टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे नहीं जाता, 4 के टेबल पे जाएगा, और फिर ये 8 के टेबल पे जाएगा। तो 8 के फैक्टर क्या बन गए? 1 2 4 एंड 8। 9 के फैक्टर क्या बन गए? 1, 3 के टेबल में जाएगा, फिर ये 9 के टेबल पे जाएगा। अब इनके कॉमन फैक्टर क्या नजर आ रहा है मुझे? ओनली 1 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। तो इसकी जरूरत हमें बहुत पड़ने वाली है, को प्राइम इंटीजर्स। ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और p और क्यू दोनों ही आपके को प्राइम इंटीजर होने चाहिए। नेगेटिव हो सकते हैं दोनों, पॉजिटिव हो सकते हैं दोनों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है। और को प्राइम का मतलब कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर ना हो, मींस दोनों 1 के अलावा किसी के टेबल पर भी कट नहीं होते। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, और ये नंबर जो बन गए इनको बोलते हैं रैशनल नंबर। अब p बाई क्यू की फॉर्म में मैं किस किस को लिख सकता हूं? सपोज करो मैं लिख सकता हूं 5/6। ठीक है सर, डिनोमिनेटर नॉट 0 है, दोनों ही इंटीजर्स है, दोनों ही 1 के अलावा किसी के टेबल पर नहीं कटते, तो को प्राइम भी है। यानी डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, दोनों इंटीजर्स भी हैं, और दोनों 1 के अलावा किसी के टेबल पे कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो को प्राइम भी है। तो ये रैशनल नंबर होगा। अच्छा, ये भी रैशनल नंबर हो सकता है, दोनों नेगेटिव ले लेता हूं, डिनोमिनेटर नेगेटिव है पर 0 तो नहीं है, दोनों ही नंबर इंटीजर्स हैं, नेगेटिव है तो इंटीजर हो सकते हैं, और दोनों 1 के टेबल के अलावा किसी के टेबल पे कैंसिल नहीं होते। इसी तरह से -5/6 ये भी एक रैशनल नंबर बोल सकता हूं। अच्छा, 5/-6 इसको भी क्या बोल सकता हूं? इसको भी रैशनल नंबर बोल सकता हूं।
डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं है, ऊपर नीचे वाले नंबर दोनों इंटीजर्स हैं और ऊपर नीचे 1 के टेबल के अलावा किसी पे नहीं कटते, मींस को प्राइम भी है। इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। अच्छा क्वेश्चन आ रहा माइंड में, क्या मैं 0 को रैशनल नंबर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकते हैं सर? क्या मैं 0 को अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, जहां पे 1 मेरा डिनोमिनेटर है और वो 0 नहीं है। दोनों ही नंबर मेरे इंटीजर्स हैं और दोनों ही को प्राइम भी है, तो 0 भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। अच्छा 2 रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर 0 नहीं है और ऊपर नीचे दोनों मेरे को प्राइम इंटीजर्स भी है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आई होप रैशनल नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रैशनल नंबर के बाद मेरे पास आता है, एक चीज और बता देता हूं, अभी जो हमने फ्रैक्शन की बात की थी, फ्रैक्शन मैंने कहा था दोनों ही फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में कॉमन सी बात क्या है, दोनों को मैं अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूं। फ्रैक्शन को भी p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, रैशनल नंबर को भी pq/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। फ्रैक्शन में भी मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और रैशनल नंबर में भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बट दोनों में डिफरेंस एक छोटा सा ये है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो उनमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होते। बट अगर रैशनल नंबर की बात करूं तो ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो सभी फ्रैक्शन पॉजिटिव होते हैं, बट सभी रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सभी फ्रैक्शन को मैं रैशनल नंबर तो कह सकता हूं, बट सभी रैशनल को मैं फ्रैक्शन नहीं कह सकता, क्योंकि जो नेगेटिव वाले रैशनल नंबर हैं उनको मैं फ्रैक्शन नहीं कह सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं रैशनल नंबर को डिवाइड करूं और डेसिमल में चेंज करूं तो मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। एग्जांपल समझ, सपोज करते हैं मेरे पास एक नंबर है, मैंने नंबर ले लिया, सपोज करते हैं एक नंबर ले लेते हैं 2/3 एक नंबर ले। अब अगर इसको मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, 2 को रखता हूं अंदर और 3 को कहां रखता हूं, बाहर। डिवाइड करते 3 के टेबल पे 2 तो नहीं आता, ठीक है सर, तो अगर नहीं आएगा तो 3 0 0, माइनस करेंगे आएगा 2। यहाँ पे लगाया डेसिमल, यहाँ पे भी लगाया डेसिमल, यहाँ लगाया 0 और उतार लिया 0। 3 6 18, माइनस किया कितना बचेगा 2, फिर ऊपर से उतारा 0, 3 6 18, फिर 2 आया, फिर 0 उतारी, फिर 20 बन गया, फिर 6 आ गया, फिर से 18 आ गया। ये तो बार बार चलता रहेगा। इसका मतलब अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को आप डिवाइड करते हो तो या तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो पूरा डिवाइड नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जो डिवाइड हो गया वो टर्मिनेटिंग, और जो डिवाइड नहीं हुआ पूरा पूरा रिपीट होता चला गया। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करके दिखाया, उसमें 20 नीचे आता जा रहा था और आंसर में बार बार क्या आ रहा था, मेरा 6 लिखा आ रहा था, 6 6 6 6, यानी वो नंबर टर्मिनेट कर रहा है और रिपीट कर रहा है। तो आप जब भी किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, उसका जो डेसिमल आएगा या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, पर रिपीट जरूर करेंगे नंबर, उसके नंबर रिपीट जरूर करेंगे, उसी को हम लोग रैशनल नंबर भी कहते हैं। आई होप रैशनल नंबर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं आगे। अब आता है मेरे पास इररेशनल नंबर। अब ये इररेशनल नंबर क्या होते हैं? इररेशनल नंबर का मतलब हो गया, जैसे अभी मैंने रैशनल बताया जिसको p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इररेशनल नंबर की बात करूं, ऐसे नंबर जिसको मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, उसको मैं अपॉन की फॉर्म में लिख ही नहीं सकता, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, इररेशनल नंबर। या यूं कहते हैं जो नंबर रैशनल नहीं है वो नंबर क्या होंगे, इररेशनल होंगे।
अच्छा सर, रैशनल कौन से होते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। तो फिर इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। और दूसरी बात, इर्रेशनल नंबर को हमने क्या किया हुआ है? 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 4 कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया हुआ है? सबसे पहली कैटेगरी, अगर मैं किसी भी इर्रेशनल नंबर को, किसी भी मान लो रैशनल नंबर था मेरे पास, उस तरह का कोई एक नंबर है, उसको मैं लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करूं, अब वो नंबर अगर मेरा आंसर जो आएगा ना तो वो पूरा पूरा डिवाइड करे, मींस ना तो वो टर्मिनेट करे और ना ही वो रिपीट करे, ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, तो उसको हम क्या कैटेगरी मानते हैं? पहली कैटेगरी मानते हैं इर्रेशनल नंबर की। यानी ऐसा कोई नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करे ना रिपीट करे, ऐसे नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ये पहली कैटेगरी। जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, या यूं कहते हैं जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है उनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल में चेंज करेंगे, ना तो नंबर टर्मिनेट होता ना ही नंबर रिपीट होता। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, एग्जांपल में आप चेक करें, यहां पर आपके पास जो नंबर है डेसिमल के बाद, वो नंबर रिपीट नहीं कर रहे। कोई भी नंबर, अब डिजिट तो रिपीट करेगी 1 2 3 कहीं ना कहीं तो आएगा, बट कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे 2 3 2 3 2 3 2 3, बार बार 2 3 नहीं आ रहा, बार बार 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5, ये भी नहीं आ रहा। तो अगर ऐसे नहीं आ रहा तो फिर ये कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर कंसिडर किया जाएगा। ये पहली कैटेगरी। उसके बाद आता है मेरे पास दूसरी कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी में क्या है? हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर पढ़े हुए हैं। परफेक्ट स्क्वायर, अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? सपोज करो मैं कहता हूं 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। ये नंबर जो है, इन नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, जो बीच के नंबर बच गए सर वो क्या है? 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, ये सब क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने लग जाऊं, तो जब उनका डेसिमल आएगा वो भी नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं होगा और ना ही कोई नंबर उसमें रिपीट होने वाला है। तो इनको भी हम लोग किस कैटेगरी में कंसिडर करते हैं? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ये दूसरी कैटेगरी है। सिमिलरली इसके अलावा मेरे पास आता है नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट। अब ये नॉन परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? जैसे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ऐसे परफेक्ट क्यूब भी होते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो इसको 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 और ऐसे ऐसे नंबर जो किसी का क्यूब होते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। और जो इनके बीच में नंबर है 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 9 10 11 एंड सो ऑन, ये नंबर क्या है? नॉन परफेक्ट क्यूब है। तो नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट भी क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर ही होगा। ये भी डिवाइड ना तो टर्मिनेट होते ना ही ये रिपीट हो। लास्ट कैटेगरी मेरे पास इर्रेशनल नंबर की आती है बच्चों, वो कैटेगरी हमारे पास आती है पाई। बहुत इंपॉर्टेंट है पाई। अब पाई की वैल्यू जनरली बच्चों आप लोगों को लगता है कि सर 22/7 है, और अगर आप 22/7 को डिवाइड करके देखते हैं लॉन्ग डिवीजन से, तो इसमें आप एक बात नोट करेंगे कि आपके डिवाइड जो है यहाँ पर 3.14 के बाद समथिंग कुछ आएगा और वो 6 या 7 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जो 22/7 है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? वो नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीट तो हो रहा है, और रिपीट होने वाले नंबर क्या होते हैं? रैशनल। बट मैं आपको कह रहा हूं कि जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे कैसे हो सकता है? पाई इर्रेशनल है सर, पाई की वैल्यू तो 22/7 है सर, वो तो रिपीट हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है?
तो बच्चों यहां आपको समझना जरूरी है कि जो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बस अपनी कैलकुलेशंस को सही करने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए 22/7 लेते हैं। पाई की अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी टर्मिनेट करता और ना ही कभी रिपीट करता है, इसलिए मैं पाई को कंसिडर क्या करूंगा, इरैशनल नंबर ही करूंगा। पर 22/7 मेरा नंबर क्या रहेगा, रैशनल नंबर है, क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं होता बट रिपीट हो जाता है। डिवाइड करेंगे डेसिमल के बाद रिपीट हो जाता है, इसलिए इसको मैं क्या कहूंगा, रैशनल नंबर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पाई क्या है, तो पाई तो इरेशनल नंबर है, और अगर 22/7 आ जाता है तो वो नंबर कौन सा है, फिर वो रैशनल नंबर है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है, पाई एक इरेशनल नंबर है बट 22/7 एक रैशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की ये 4 कैटेगरी है बच्चों जो आपको बहुत ध्यान से रखनी है। इसके बाद आपको आता है बच्चों रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या है, जितने भी रैशनल नंबर दुनिया में पाए जाते हैं, अब हर एक नंबर रैशनल है, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4, इन सबको मैं रैशनल कह सकता हूं। सर कैसे कह सकते हो रैशनल, 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, 4 एक नेचुरल नंबर है, एंड सो ऑन। क्या सबको मैं अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या सभी नेचुरल नंबर को मैं रैशनल नंबर कह सकता हूं, सर बिल्कुल कह सकते, फिर तो बिल्कुल कह सकते। अच्छा होल नंबर में हम क्या इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, जीरो। क्या जीरो को भी मैं रैशनल नंबर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अच्छा इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, इंटीजर्स में -1 -2 -3 -4 ये भी नंबर आ जाते हैं। क्या मैं इनको भी रैशनल नंबर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको भी अपॉन में 1, इसको भी अपॉन में 1, इसको भी अपॉन में 1, सभी को अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी सारे रैशनल नंबर ही है। अब जो रैशनल नंबर है, यानी आपके नेचुरल नंबर भी रैशनल है, आपके होल नंबर भी रैशनल है, आपके इंटीजर्स भी रैशनल है, आपके फ्रैक्शन भी रैशनल है। तो फ्रैक्शन रैशनल के अलावा क्या बच गया, इरैशनल बच गए। तो जितने भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं और जितने भी इरैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, सबको उठाकर अगर मैं किसी थैले में डाल दूं, इकट्ठा कर दूं, तो कलेक्टिवली उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो सारे रैशनल सारे इरैशनल मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। तो सारे रैशनल को मैं रियल कह सकता हूं, सारे इरैशनल को मैं रियल कह सकता हूं, बट क्या सारे रियल को मैं रैशनल कह सकता हूं, नहीं कह सकता, क्योंकि रियल में तो फिर दोनों टाइप के आ गए ना आपके पास, रैशनल भी आ गया और इरैशनल भी आ गया। तो रियल रैशनल हो सकते हैं बट सारे रियल रैशनल तो नहीं हो सकते, कुछ उसमें इरैशनल भी हो सकते हैं। तो ये रियल नंबर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वही बात लिखी है, सभी रैशनल सभी इरैशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। उसके बाद एक चार्ट आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम चार्ट। अब नंबर सिस्टम में क्या चीज है, यहां पर सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 नेचुरल। अगर इन नेचुरल नंबर में मैं जीरो भी इंक्लूड कर दूं, अब ये सारा का सारा नंबर क्या कहलाएगा, होल नंबर। अगर इन होल नंबर में मैं नेगेटिव नंबर भी कंसिडर कर लूं, अब ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। अच्छा अगर मैं इंटीजर्स को अपॉन की फॉर्म में तो लिख ही सकता हूं, अपॉन की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, मीन सारे रैशनल नंबर तो है, ये नेचुरल भी हैं, होल भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, रैशनल भी तो है। इनके अलावा रैशनल में 7/3 ले लिया, -5/9, 2/3, ये नंबर भी कंसिडर कर लिए। अब ये सारा नंबर क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। और जो रैशनल नहीं होते उनको बोलते हैं इरैशनल। और सारे रैशनल सारे इरैशनल को मिलकर क्या बनाते हैं हम लोग, रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद मेरे पास आता है बच्चों, अब यहां पे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इवन नंबर क्या होते हैं सर, ओड नंबर क्या होते हैं।
इवन का तो एक सिंपल सा फंडा है, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर जो कि 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली आर कॉल्ड इवन नंबर्स। सर पहचान कैसे होती है सर इवन नंबर की? भाई जिसके भी लास्ट डिजिट में, जिसके भी लास्ट डिजिट में 2 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, लास्ट डिजिट जिसकी 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, उन सभी नंबर को क्या बोलते हैं? इवन नंबर, क्योंकि ये पूरे पूरे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इवन नंबर। और जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते 2 से, जिनमें रिमाइंडर बच जाता है, उनको बोलते हैं ओड नंबर। जैसे कि 3 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, जैसे 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसी तरह से अगर मैं करता हूं 5 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? ओड नंबर। और जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर। जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो इवन है। जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए तो वो नंबर कौन से? हमारे ओड नंबर्स हैं। यहाँ पर भी डाउट बहुत रहता है बच्चों को, तो ध्यान से रखना है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन, और जो नहीं होते हैं वो ओड नंबर। इसके बाद बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारे पास, प्राइम नंबर। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, ओनली 2, और दोनों ही फैक्टर अलग अलग होने चाहिए। सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं और दोनों फैक्टर अलग अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर। जैसे जैसे एग्जांपल सपोज करते हैं 2 किस किस के टेबल पे जाता है? एक तो जाता है 1 के टेबल पे, एक जाता है 2 के टेबल पे। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 ही फैक्टर हो गए, और दोनों फैक्टर अलग अलग है। 3 आ गया, 3 किस किस के टेबल पे जाएगा? 1 के टेबल पे जाएगा और 3 के टेबल पे जाएगा। कितने फैक्टर हो गए? 2 ही फैक्टर हो गए। अच्छा 5 आ गया, 5 किस किस के टेबल में जाता है? 1 के टेबल में जाएगा और 5 के टेबल में जाएगा, और किसी के टेबल में तो जाता नहीं। कितने फैक्टर हो गए? सर 2 ही फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं और दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए, ऐसे नंबर को बच्चों बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। अच्छा जो प्राइम नहीं होते सर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए वो, उनको फिर बच्चों बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। जैसे 2 के अलावा हम लोग 4 ले लेते हैं। अब 4 किस किस के टेबल पे आता है? 4 टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे आता है सर 2 के टेबल पे आता है सर, 4 के टेबल पे आता है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए इसके? सर 3 फैक्टर हो गए। तो 2 से तो ज्यादा ही फैक्टर हो गए। जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हो वो इवन प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। किस किस टेबल में जाएगा? 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा। मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो इनको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। अच्छा 9 है, 9 किसके टेबल में जाएगा? 1 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा। कितने फैक्टर हो गए इसके? 3 फैक्टर हो गए। 2 से तो ज्यादा ही हो गए। तो जिनके 2 फैक्टर हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर, और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो सर फिर 1 को क्या बोलेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सर 1 को क्या बोलेंगे? तो मुझे बताओ 1 के फैक्टर बनते क्या क्या है? अगर मैं 1 के फैक्टर बनाऊंगा तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर बनेगा। पर मैं तो डिफाइन डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूँ? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 अलग अलग फैक्टर होते हैं। कंपोजिट कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। पर मैंने बोला कि जिनके 2 फैक्टर नहीं होते तो उनको ना तो प्राइम बोलते ना ही उनको कंपोजिट नंबर बोलते। तो 1 ना तो प्राइम है ना ही ये नंबर कंपोजिट है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर आता है, उसमें बच्चे 1 को भी प्राइम नंबर कंसिडर कर लेते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, 1 इसमें नहीं आता।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके दो ही फैक्टर हो, दोनों ही फैक्टर अलग अलग हो, और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे मैंने पहले बताया, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। जो 1 है ना तो वो प्राइम में आता ना ही वो कंपोजिट में आता, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, वो खुद ही एक फैक्टर है, इसके अलावा तो कोई फैक्टर है नहीं इसके। तो इसका मतलब ये ना तो प्राइम में आता ना ही ये कंपोजिट में आता। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे ही ओड होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 को छोड़कर जितने भी नंबर आप प्राइम नंबर देखोगे वो सारे ही नंबर ओड होते हैं। अब ऐसा भी क्यों है? क्योंकि जितने भी नंबर इवन नंबर भी होंगे, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो अपने और खुद के टेबल में तो 1 के टेबल में तो जाएंगे जाएंगे, अपने और 1 के टेबल में तो जाएंगे जाएंगे, साथ में 2 के टेबल पे भी तो जाएंगे। तो जितने भी इवन नंबर हैं 2 को छोड़कर कोई भी नंबर उसमें प्राइम नंबर नहीं होगा, सारे कंपोजिट नंबर हैं। जितने भी ओड नंबर हैं वे कंपोजिट, वे प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है, 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ओड नंबर हैं। सारे ओड नंबर का मतलब सभी ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते। अब 9 है, 9 एक ओड नंबर है, बट ये प्राइम नंबर थोड़ी है। मैं बोल रहा हूं सारे जितने भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं 2 को छोड़कर बाकी सारे नंबर क्या रहेंगे? ओड नंबर ही दिखाई देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहला इवन प्राइम नंबर कौन है? पहला इवन प्राइम नंबर क्या है मेरा? 2 है। ओनली नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और इसके अलावा कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। और पहला ओड प्राइम नंबर जो है वो क्या है? 3 है। पहला ओड प्राइम नंबर 3 है। इसके अलावा पहला इवन कंपोजिट नंबर, अब इवन पहला कंपोजिट नंबर वो भी इवन हो, जैसे अब 1 है, 1 तो ना तो प्राइम में आता ना कंपोजिट में आता। 2 किस में आता है? 2 किस में आता है? प्राइम नंबर में आता है, इवन है पर प्राइम है। 3 किस में आएगा? प्राइम में आएगा, ओड नंबर है। 4 किस में आएगा? इवन है बट ये कंपोजिट नंबर है। तो पहला कंपोजिट इवन नंबर कौन सा है? 4 है। अच्छा, पहला ओड कंपोजिट नंबर 5 एक ओड नंबर है बट ये प्राइम है। 6 तो इवन आ गया। 7 एक ओड नंबर है बट ये भी प्राइम नंबर है। 8 ओड नंबर नहीं है, इवन नंबर है ये तो। 9 ओड है और ये कंपोजिट नंबर है। तो पहला इवन कंपोजिट नंबर 4 है और पहला ओड कंपोजिट नंबर 9 है। ठीक है बच्चों? तो कुछ प्राइम नंबर लास्ट में है यहाँ पर हमारे पास। कुछ प्राइम नंबर है जो बच्चों बहुत जरूरी है, जो आपको आने भी चाहिए। पहला प्राइम नंबर क्या रहेगा? 2। सारे प्राइम नंबर मैंने बताया ओड ही होते हैं एक्सेप्ट 2। तो 2 पहला प्राइम नंबर है। उसके बाद प्राइम नंबर कितना आएगा मेरा? 3। उसके बाद क्या आएगा? 5। इवन तो काउंट ही नहीं कर रहे। 2 के बाद 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता, 9 इज अ कंपोजिट नंबर। 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 ओड नंबर तो है बट ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 तो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो वो नहीं है। 15 के अगर छोड़ दे तो आएगा 17 इज अ प्राइम नंबर, 19 इज अ प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, 29 इज अ प्राइम नंबर, 31, 37, 41, 43 एंड सो ऑन। ऐसे तो बहुत सारे प्राइम नंबर हैं, बट आपको एटलीस्ट बच्चों 10 प्राइम नंबर तो कम से कम आपको आने चाहिए, और ये आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो पहले 10 प्राइम नंबर तो आपको जरूर पता होने चाहिए। आई होप आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही प्यार बनाते रहें। थैंक यू सो मच।